सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, महंगाई का एक नया रेला है जो आवाम को मसाइल में डुबोने के लिए तैयार हो चुका है। हुकूमत ने एक बार फिर अपने ही दावों और वादों की मुखालफत करते हुए बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। बिजली महंगी करने की मंजूरी इसी वफाकी काबीना ने दी है, जिसके अरकान आए दिन मीडिया पर आवाम को रिलीफ देने के वादे करते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी करने के लिए कमर कस ली है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत ₹10 फी लीटर महंगी करने की सिफारिश की गई है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से दीगर तमाम अशिया की कीमतें भी खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। हुकूमत अरबों रुपए का बोझ पहले ही महंगाई से पिसी आवाम पर मुंतकिल कर रही है। एक जानिब जहाँ वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन IMF की तरफ से छठी किस्त जल्द मिल जाने के लिए पुरुमीद है, वहीं IMF ने पाकिस्तान से डूमों का मुतालबा करते हुए एक और नई शर्त का इजाफा किया है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि हुकूमत ने जिन अशिया पर टैक्स छूट दी है उन पर भी 17% सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए। IMF की डिमांड है कि हुकूमत 330 अरब रुपए का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तैयारी पर लग गई है, जिसमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों और साल के इख्तिताम से पहले अवाम महंगाई के दलदल में मज़ीद धंस जाएंगे। हुकूमत इक़्तिदार के 2 साल पूरे करके घर जाती है या फिर वापस इक़्तिदार में आती है, ये तो मालूम नहीं, मगर महंगाई का तूफ़ान थमना नाज़रीन अब तो नामुमकिन नज़र आता है। मौजूदा हुकूमत के मुखालफिन अपने सियासी बयानी को तक़वियत देने के लिए महंगाई को ऐसे बयान करते हैं जैसे आज से पहले चीज़ों की कीमतों में कभी कोई इजाफा नहीं हुआ। हालांकि मुस्लिम लीग नून ने पिछली हुकूमत संभालते ही बिजली के निर्ख 50% तक बढ़ाए थे। हर सियासी पार्टी अपोजिशन में आकर महंगाई का शोर करती है, लेकिन हुकूमत में हो तो उसका मलबा माजी की हुकूमतों पर डालती है। अवाम मसले का पायदार हल चाहते हैं, क्या ये कभी मुमकिन हो सकेगा, यह सवाल है। और लेकिन हमारे वफाकी वुज़रा के जो बयानात हैं वो भी बड़े अजीब व गरीब हैं। हमारे साहब ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा कंपैरिजन के बारे से कीमतों के, ज़रा आपको सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। 15 में कर ली गई होती तो मैं आपको वाज़े बताता हूँ कि हम पे ये सर्कुलर डेट और कैपेसिटी पेमेंट्स किरायों का ये जो 150 से बढ़ के 2500-3000 तक जाने हैं, ये बोझ न पड़ना था। दूसरा, अब ज़रूरी ये है कि क्योंकि चलें उन्होंने कमिट कर लिया, सॉवरन गारंटियाँ दे दी नून लीग की हुकूमत ने, तो अब बिजली की कैपेसिटी आ गई है सिस्टम में। अब हमें डिमांड जनरेट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम अब्जॉर्ब कर सकें। तो हुकूमत ने उसके लिए भी इक़दाम उठाए, हमारी हुकूमत ने। हम एक इंडस्ट्रियल पैकेज लेके आए सामने जो बड़ा कामयाब हुआ। हमें 15% तक पिछले साल की बनिस्बत इजाफा नज़र आ रहा है। उसकी वजह से इंडस्ट्रियल यूजेज जो है बिजली का, उसके अंदर ओवरऑल भी हमें 6 से 10% इजाफा नज़र आ रहा है बिजली की खपत में। ये बेसिकली पैकेज ये है कि पीक आवर्स हमने सनत के लिए ख़त्म कर दिए और जितनी वो इजाफी बिजली 2018-19 से इस्तेमाल करते हैं उस पर उनको कोई 5 से 7 रुपये यूनिट का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 12 रुपये 96 की उन्हें बिजली मिलती है। बड़ा ये पॉपुलर पैकेज हुआ। इसी पैकेज की तर्ज नज़र हमने इस साल एक और पैकेज अनाउंस किया जिसको सीजनल इलेक्ट्रिसिटी पैकेज कहते हैं। यानी कि पिछले साल की बनिस्बत जो घरेलू सार्फिन या कमर्शल सार्फिन वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उस पर उन्हें 5 से 7 रुपये यूनिट डिस्काउंट मिलेगा। वो यूनिट उनको 12 रुपये 96 का पड़ेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे भी हमें हमारे ऑफ पीक सीज़न में इस साल बिजली की खपत में कुछ इजाफा नज़र आएगा। गवर्नमेंट ने अपने ही जो पुराने जेनकोस थे उनको बंद किया, जो सिर्फ वहाँ पे लोग बैठे तनख्वाहें ले रहे थे और उनको हम मेंटेनेंस करते थे और वो पूरा साल तकरीबन नहीं चलते थे। हमने उनको काफ़ियों को बंद कर दिया और रिकवरीज़ में और लॉसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई। यहाँ तक कि नेपरा ने अपना 15% से 13% पे टारगेट रिवाइज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अब हमारा जो पुराना टारगेट है 15% वाला लॉसेस का, वो आप अचीव करने के करीब हैं। तो रिकवरीज़ में और लॉसेस में भी पिछले 3 साल से बतदरीज इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो हुकूमत वज़रा सब कुछ अच्छा होने की खबर सुना रहे हैं, लेकिन कुछ इतना भी अच्छा नहीं है। आवाम के लिए तो मुश्किलात का एक तूफ़ान है
जो उनको घेर रहा है। क्या वजह है इस बढ़ती महंगाई की? क्या वाकई हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कुछ हुकूमत की समझ नहीं आ रहा? इसे बात करेंगे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे माशियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह देखते हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जब हुकूमत ये कहती है कि जी जो पिछली हुकूमतों के लगाए हुए मंसूबे थे वो इतने महंगे थे कि हम आज मजबूर हैं कि हम महंगी बिजली करें, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन हम जो अपनी खपत की बात कर रहे थे कि जी खपत बढ़ने का प्लान है, एक नया मनसूबा है जिससे टारगेट ज़्यादा अचीव होगा, नेपरा खुद ये कह रही है। सर बिजली की कीमत बढ़ी या पेट्रोल की, हमेशा महंगाई में इजाफा होता है। आप क्या समझते हैं ये पॉलिसियाँ कैसी हैं आवाम के लिए हुकूमत की? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जो बिजली के नरखों में इजाफा कर किया है और पेट्रोल के नरखों में मुमकिन तौर पर इजाफा होगा, ये नहीं समझना चाहिए कि इसके बाद सिलसिला रुक जाएगा। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि यही हुकूमत इसी माली साल में बिजली के नर्ख आगे चल के मज़ीद बढ़ाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में बार बार इजाफा होगा। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये मईशत को चला रही है बेसाखी के साथ। ये अशराफिया की मईशत है, ये मतलब ये अवाम की मईशत नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत नहीं है। पहले नंबर तो ये कि जो आपने वायदा किया था बिजली के नरखों में, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम हंगामी बुनियादों पर, इमरजेंसी बेसिस पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिसके नतीजे में सर्कुलर डेट पैदा होता है। उनके अल्फाज हुआ क्या कि पिछली हुकूमत के 5 साल में 1127 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हुआ था। 5 साल में 1127 अरब रुपए। इस हुकूमत के दौर में 3 साल में 1153 रुपए का हुआ। यानी जो उनका इजाफा था, आपका इजाफा उनसे ज्यादा है, और वो भी 3 वर्षों में, वो 5 वर्षों में था। तो और अब यह जो है इतना बढ़ गया कि हुकूमत के हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? कि उन्होंने जो वायदे किए थे टैक्सों के लिए और तवानाई के लिए, उन पर 100% इनहराफ किया, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि बुनियादी तौर पर हम इस स्टेट बैंक ने रुपए की कदर गिराई है, गिरी नहीं है रुपए की कदर गिराई गई है। और जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं वो ना उनका कोई जवाब है, और अगर उनको हुकूमत को और स्टेट बैंक को कटघरे में आप खड़ा कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इन पॉलिसियों का दिफा तो सर लग तो ये रहा है कि आवाम के साथ दुश्मनी तो निकल ही रही है, ये अपने साथ भी कोई दुश्मनी निकाली जा रही है हुकूमत। और जो लोग हैं, जो मुआशी टीम है जिसमें हमने देखा कि 3 साल में 4 वजीर खजाना तब्दील होते हैं, क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि मईशत कैसे चलानी है? नहीं, मेरे ख्याल से मसला कुछ और है। अच्छा, ये हुकूमत समझती है कि माजी के जो तजर्बात हैं, इख्तिदार में आने के लिए अवाम के वोटों की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। असल अहमियत होती है कि आपको जो ताकतवर तबके हैं, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो इलेक्टेबल्स अगर आपके साथ हैं तो आप इख्तिदार में रहेंगे, चाहे अवाम नाराज़ हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो। जैसे सिंध में आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बार बार आती है, आइंदा भी आएगी। मसला सिर्फ ये है कि पहले आप ये समझ लें कि अगर ये हुकूमत ने, तो सर ये तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, बार बार यही होता रहेगा तो फिर आवाम बेचारी क्या करे? पॉइंट टेकन। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा जो है वो यकीनन हो ही जाएगा, जिसकी समरी वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई है। इसी पर हम बात करें। महंगाई का एक और नया तूफान आने वाला है। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अरशद अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अरशद अब्बासी साहब, ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि दुनिया भर में ज़ाहिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ असर। लेकिन जो यहाँ सूरत हाल है पेट्रोल की कीमतों की, एक बहरानी कैफियत है। वाकई हुकूमत मजबूर है कि उसको कीमतें बढ़ानी हैं, या फिर आपको लगता है कि इसका कोई और हल भी हो सकता था? देखिए, मजबूरी बिल्कुल नहीं है, एक नहाली है, वो सुस्ती है। वरना जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो 6 माह हम पाकिस्तान के जो जितने भी टॉप ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट्स थे, हमने इनको एक स्ट्रेटेजी पेपर विद माइलस्टोन बना के दिया। उसका नाम था हेल्प, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसमें एक बात आपने भी कहीं देखा होगा, उसमें एक बात ये भी थी कि पाकिस्तान में जितनी ऑयल सीपी जो होती है या ऑयल से स्प्रिंग है, आपने अक्सर डॉक्यूमेंट देखी होंगी कि केपीके में ये देखें ये ऑयल स्प्रिंग है या ऑयल यहाँ पे ओज आउट हो रहा है। इस तरह के 35 पॉइंट हैं जहाँ पे ऑयल वहां से ओज आउट होता है, यानी उनके चश्मे हैं, उनको आज तक पंक्चर नहीं किया गया। अगर उनको पंक्चर करके वहां पे बाकायदा ड्रिलिंग होती तो मेरे ख्याल में एक रफ असेसमेंट जो है वो 50 से 1 लाख बैरल पर डे हासिल हो सकता है, और उसकी पंपिंग कास्ट भी हार्डली क्या $1 या $2 होनी थी। तो देखिए, ये ऐसा एक स्टिग्मा है, यानी ऐसी नाहली है कि जिसके ऊपर
इमरान खान के जो बशीर देखे ना, पहले नदीम बाबर आए, आपके सामने मुकेश आए, दूसरे ताबिश गौर साहब आए, वो कैसे थे। तो मुझे अफसोस है कहना पड़ता कि आज भी अगर इमरान खान का कोई हवारी बात सुन रहा हो या उनके घर में से कोई बंदा बात सुन रहा हो, तो देखिए हम 6 माह के अंदर ये 50 से 1 लाख बैरल, 2 साल बैरल का ऑयल बास्केट में ऐड कर सकते हैं। ये एक काम ये है। दूसरी बात ये कि अगर हम लसफिंग करें, पाकिस्तान का भी 45% एरिया एक्सप्लोर हुआ है। यहाँ पे गैस, मेरा अभी भी ख्याल है कि 200 MMCF ऐसी है कि जो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं हुई। अब अगर वो भी हम कनेक्ट नहीं कर रहे, अभी देखिए OGDCL के इवन MD ने रिजाइन किया है। हमारे यहाँ जो बैड गवर्नेंस का 3 साल का ये दौर रहा है, देखिए इन्होंने कितने ब्लॉक्स अलॉट किए हैं, कितना एरिया इन्होंने अलॉट किया है इंटरनेशनल। यानी कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ के ये सब चीजें की जा रही हैं। सर, अब लोग ये कह रहे हैं कि 180 तक जाएगा पेट्रोल, आप समझते हैं वाकई ये भी किया जाएगा, हुकूमत करेगी खुद? नहीं, मेरे ख्याल में 180 तक तो खैर नहीं जाएगा। ये जाहिर है कि जैसे कोविड का वो एक जो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी नेचुरल प्राइस तो आ जाएगी, क्योंकि देखिए शेल ऑयल ने एक बड़ा एक रेवोल्यूशन किया था। और जैसे एक और बात, आप मुझसे बात कर रही हैं, मैंने जब शेल गैस की रिपोर्ट इमरान खान को 2017 में पेश की और इन्होंने कहा पहले मैं आऊंगा तो पाकिस्तान में शेल ऑयल और शेल गैस को हटा डालें। सही है, ठीक है। वो पता नहीं आज कब डालेंगे, वो 3 कब डालेंगे, ये क्यों ऐसा किया, जानबूझ के या हुकूमत करना नहीं चाह रही, क्या वजूहात हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह के डिसीजंस करवा रहे हैं? आपका पॉइंट आया सर, बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब। हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर पीजे मीर साहब से तजिया लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात करें बढ़ती महंगाई की। एक तरफ बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। IMF से कड़ी शराइत पर बातचीत हो रही है, जिसमें उन अशिया पर जिसमें सेल्स टैक्स की छूट थी, उधर भी सेल्स टैक्स लगाने की बातें की जा रही हैं। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि हुकूमत ये शर्त IMF की मान लेगी। तो पीजे मीर साहब, जब हुकूमत तमाम तर शराइत भी मान रही है, उनके कहने के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा भी कर रही है, क्योंकि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की, तो यहाँ पेट्रोलियम की कीमतें ही बढ़ रही हैं। ये तमाम तर इजाफे, तमाम तर बोझ जो एक आम आदमी पढ़ रहा है, हुकूमत किस तरफ जा रही, खुद अपने आप को लेकर, अपनी हुकूमत को लेकर? देखिए समैया, महंगाई पूरी दुनिया में अब ये 1.4% इन्होंने कहा था कि भाई इसको आप इंक्रीज़ करो ताकि जो ये सर्ज है आपका सर्कुलर डेट, इसके अंदर आपको कुछ रिलीफ मिले। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो बदकिस्मती है, हम आज जिस पे आप कह लो रो रहे हैं और चीखें मार रहे हैं कि जी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो है ही आपके पास। अब ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन जो आपके पास आ रही है इसलिए है और हमें तंग कर रही है क्योंकि हमने एज ए नेशन कभी टैक्स पे देने का शौक़ ही नहीं रखा और ना ही हुक्मरानों ने आप पे टैक्स डालने की कोई हिम्मत की, क्योंकि आपका वोट टूट जाता है। जहाँ आप टैक्स लगाएंगे, फाइन्स बढ़ाएंगे, लोग कहेंगे नहीं जी इनको तो हमने वोट ही नहीं देना आगे। वो अपनी कुर्सियाँ बचाते हैं और मुल्क यहाँ सफ़र करता है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा ट्रेंड है। ये टेम्परेरीली इस वक्त बड़ी मुसीबत आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर आपसे सर एक इख्तिलाफ है कि बिल्कुल टैक्स नेट में लोगों को लाना चाहिए, लेकिन वो मुल्क जहाँ पे लोग टैक्स नेट में हैं, जहाँ प्रॉपर टैक्सेशन है, वहाँ लोगों को जो सहूलियात हैं फिर वो यहाँ भी वैसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू। आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल पिछले हफ्ते एक कोई बलोच साहब आए थे जो कि यू नो आई थिंक ताजरों के इंचार्ज थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा है कि जब आप लोग जाते हो और IMF और वर्ल्ड बैंक उनसे आप मीटिंग करते हो, आप उनको कम से कम बताओ कि हमारी इकोनॉमी चलती किस तरह है। वो तो आपको टैक्सेशन लगा रहे हैं ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कि जी जो यूरोप में चल रहा है, फलाना चल रहा है, तो आप उस बेसिस पे लगाओ। तो आई टोटली एग्री विद बलोच साहब कि देखो आप इनको बताओ भाई हमारी इकोनॉमी वो नहीं है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा सिस्टम भी वो नहीं है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
आप हमें एक डिस्पेंसेशन दें, इतना सख्त हमारे पे ना आए, हमें ग्रेजुअली आप पीरियड दे दें, ग्रेजुअली एक आप टैक्स हॉलिडे दे दें कि जिसके अंदर हम आवाम को ना पिसाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ताकि उनको एक आईना नज़र आए कि भाई पाकिस्तान में और भी ऐसे लोग हैं, दूसरी भी एक इकॉनमी चल रही है जो कि टैक्स नहीं दे सकती। हम कर्ज लेने वालों में से हैं, जो कर्ज देने वाला है वो अपनी शराइत पे कर्ज दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, कंपैरिजन किया जाता है दूसरे ममालिक से, तो हम दूसरे ममालिक से उनकी फीकस आमदनी का कंपैरिजन नहीं करते, हम उनकी करेंसी की वैल्यू का कंपैरिजन नहीं करते, हम सिर्फ कीमतों का कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे नेगोशिएटर्स वीक हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, ये खड़े होकर बात नहीं कर सकते। वो जो ऑर्डर करते हैं आप उनको लेट के मान जाते हो। इसीलिए तो हम ये IMF में घुसे हुए। ये क्या वजह है कि एक डिक्टेटर आता है अंडर और शौकत अजीज़ उसके वज़ीर आज़म, और हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाते हैं सिंपली इसलिए बिकॉज शौकत अजीज़ ने पूरी दुनिया में काम किया, नंबर 1 वो पोजीशन पे रहे हैं, तो वो उनको पता है कि निगोशिएट किस तरह करना उनके साथ, और यही वजह है कि हम IMF से आ सकते हैं। ये आज भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम आज भी निकल सकते हैं। हमें सिर्फ अभी जो आपने आप कह लो कुछ आपने अपने प्रोलॉग में बात भी की है, हम लोग सुस्त हैं, हम लोग लेड बैक हैं, हमारे में वो नहीं है कि जाके तकड़ी से बात करो और कहो कि भाई ये हमारी पोजीशन है, तुम इसको अंडरस्टैंड करो, हम तुम्हारी पोजीशन को अंडरस्टैंड करेंगे और हम मिल के चलेंगे। प्रॉब्लम यहाँ आती है, हमारी निगोशिएटिंग पावर नहीं है। बदकिस्मती से जो आम हमारे लोग, मैंने तो देखा है सुमैया, मैं इन सारों के साथ गया हूँ बाहर, ये अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, ये टीटा टू करके ये बातें करते हैं इनकी, और ना उनको इनकी समझ आती है ना इनको उनकी समझ आती है। फिर वो सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है, हाँ जी बताओ तो ये क्या बात है, तो ये तो हमारा लेवल है, फंसवा रही है। अगर ये बात कहें कि ना सिर्फ अवाम के ऊपर, लेकिन ये हुकूमत के लिए कितने गलत फैसले हैं, खुद PTI के लिए, इमरान खान के लिए, ये कहाँ स्टैंड करेंगे 1-2 साल बाद? ये देखें, आपके पास डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म शौकत तरीन इज द बेस्ट ऑफ द चॉइसेस जो कि इस गवर्नमेंट ने लिए और उनको लेके आए। बड़ी अच्छी चॉइस है, वो सुलझे हुए हैं, वो ही अंडरस्टैंड्स, और इनकी जो कन्वर्सिंग पावर है, मैंने तो वाशिंगटन में देखी है ये किस तरह, ये जब हम लोन लेने गए थे वहाँ जरदारी साहब के टाइम के ऊपर, कि ये किस तरह बात करते हैं, किस तरह निगोशिएट करते हैं, और काउंटर पार्ट को आई टू आई देखते हैं। दैट इज़ वेयर द क्रक्स इज। सारी चीज़ होती है आपकी मार्केटिंग की। आप एक गंदा अंडा एक अच्छी मार्केटिंग में कर दो ना प्रेजेंट, वो भी बिक जाता है, लेकिन अगर गंदे अंडे को गंदे अंडे की मार्केटिंग में करो तो वो आगे नहीं बात बनेगी। सो मैं समझता हूँ सबसे पहले आप अपनी टीम को तकड़ा करो, और टीम को उस टीम को बनाओ जो कि आपके मसले मसाइल समझती है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, लेकिन 1 साल बाद जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो फिर PTI कहाँ स्टैंड करेगी, ये खुद PTI की हुकूमत को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आपका PJ मीर साहब, क्योंकि जब आप फैसले नहीं किए जाते हैं तो फिर आप आवाम से वोट किस मुंह से मांगेंगे, ये तो आपको सोचना ही होगा। ज़रा नस्ला टावर की बात करें तो नस्ला टावर एक ऐसा रिहायशी मनसूबा जिस पर अदालत का हुक्म आ गया है कि उसको गिरा दिया जाए। 15 दिन का वक्त दिया गया है कि नस्ला टावर को रिहायशियों से कहा गया है खाली कर दें, और अगर खाली नहीं किया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई नोटिस आ चुके थे, लेकिन अब एक और नोटिस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने ये जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे। रिहायशी हैं नस्ला टावर के अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब। सर, ये नोटिस आ गया है, ज़ाहिर अदालत का हुक्म है कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। आप लोगों ने ज़ाहिर पटिशन दायर की जो कि खारिज कर दी गई, अब आप लोगों के पास क्या चॉइस है इसको खाली करने के अलावा? मैडम ऐसे है, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ। हमारे पास तो ऑप्शन तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया है कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, और उस ऑर्डर के बाद में लिखा हुआ है कि जो अलाटी हैं, जो रिहायशी हैं, इनको पेमेंट जो है ना वो 3 महीने के अंदर अंदर दी जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पेमेंट जो है ये हमें अदा कर दें और हम इसको बाइज्जत खाली कर देंगे। हमें इसके नोटिस के ऊपर काम करना है। ये जो हमें ऑर्डर मिला है ये इंसानियत का कत्ल है। हम इधर 40 खानदान रह रहे हैं। 40 खानदान को हमारे पास 17 NOCs मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के तकाजे हमने पूरे करके ये फ्लैट परचेज किए। तो हर कानून जो है वो NOC हमें हमारे पास मौजूद है। NOC का मतलब ये है कि उन्होंने हमें अप्रूवल दी कि आप इसको आंखें बंद करके फ्लैट ले सकते हैं। हमने वो NOC से देख लिए फ्लैट जो है परचेज कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो हम उसको मानते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर के
पीछे ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग इसकी जो पेमेंट जो है ना आपको तो सर ये जो आप बात कह रहे हैं कि पेमेंट अगर कर दी जाए तो खाली कर देंगे, तमाम रिहायशी कह रहे हैं या ये कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, कुछ लोग नहीं कह रहे, पूरे रहायशी कह रहे हैं कि हमें हमारी पेमेंट जो है जो एज पर मार्केट का रेट है हमें अदा कर दें। और क्योंकि हमारा कोई कसूर नहीं है, या तो हमारा कोई कसूर होता हमने तो वो जो डॉक्यूमेंट देखे, कोई भी चीज बंदा परचेज करता है तो डॉक्यूमेंट देख के परचेज करता है। और ये जो अदारे हैं ये हुकूमत ने, पाकिस्तान हुकूमत के बनाए हुए हैं, हमारे और आपके नहीं बने हुए। तो जब ये अदारों ने हमें एनओसी दी हैं, हमने उसको देखा और ये फ्लैट को परचेज कर लिया, अब इसको हम खाली कैसे कर दें? सवाल ही पैदा नहीं होता खाली कर दें। अगर हमारे पास आपको उम्मीद नहीं है कि पेमेंट्स मिलेंगी आप लोगों को इसके बाद? कोशिश तो हमारी है, डेफिनेट मिलनी चाहिए, लाजमी मिलनी चाहिए। और उसके बाद हम इसको खाली नहीं करेंगे जितनी देर तक हमें पेमेंट नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी कार्रवाई हो, पेमेंट मिलने से पहले आप लोग खाली नहीं करेंगे, आप लोगों का खाली फैसला नहीं करेंगे। जो मर्जी कार्रवाई, हम बिल्डिंग में मौजूद हैं, हमारी वो लाइट काट देंगे, हमारा पानी काट देंगे, हम बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे। पूरे रहायशियों की जो हमारी आपस में मीटिंग है, हम कैसे आ जाएंगे? हम सारे बंदे 44 खानदान सड़क पे कैसे आ सकते हैं? सही बात है। वैसे ही सड़क पे आके इसका मतलब हमारा इंसानी का कत्ल हुआ है। तो हम इसी बिल्डिंग में अगर खत्म हो जाएंगे वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? हम फैमिली को लेके यहाँ से नहीं निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर साहब, टावर गुफ्तगू कर रहे थे, इसी पर मैं बात करूंगी। बशीर सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी एनक्रोचमेंट KMC। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, पहले भी मेरी आपसे कई दफ़ा गुफ्तगू हुई इस तमाम तर सूरत हाल पर। सर अब ये रिहायशी हैं, तमाम रिहायशियों का ये मुतालबा है कि हमें पेमेंट कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमें पेमेंट मिल जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक जायज़ मुतालबा है। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील भी मौजूद थे, नंबर 1। नंबर 2, इनके रिव्यू भी इन्होंने एक बहुत बड़े वकील के जरिए जो रिव्यू में भी आए थे वो भी मुस्तरद हुई है। असल में थोड़ा सा अगर हम इस बात पर गुफ्तगू करें सोच समझ के कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जितनी भी नाजायज तजावुज़ात है उसको खत्म करना। इनका पूरी इमारत नाजायज नहीं है। इमारत का जो तकरीबन 200, मेरे इंफॉर्मेशन अबाउट ये 1000 गज में से 270 गज जो ये रोड और फुटपाथ पे आ गए, यानी कि सर्विस रोड इन्होंने क्रॉस किया। ये जो साहब कह रहे हैं कि आनम कहते हैं या जितने भी रहायशी लोग ये कहते हैं कि हमने तो कागजात देखे। सर जरा मुझे क्लियर करें, क्योंकि मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन है कि 780 गज से जायद की लीज जो है उसकी दस्तावेजात पेश नहीं की गई हैं। तो सर अगर ये सूरत हाल है, हाँ, तो पूरा नहीं गिराया जाएगा? वो 780 गज की, हाँ 780 गज की इन्होंने देखा और इन्होंने नापा तो नहीं कि ये 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है या 780 गज की स्क्वायर फीट। उन्होंने वो 780 वाली सब चीजें देखी और उन्होंने राय ली। इसीलिए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कसूरवार ये नहीं, कसूरवार वो शख्स है जिसने ये बिल्डिंग बनाई है। अच्छा, वो ही इनको पेमेंट करेगा। एक कानूनी पेशगी है, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर होने के बाद वो जो साहब हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो इनको पेमेंट करेंगे। ये एक ऑर्डर तो सर इसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा कि वो साहब पेमेंट करें? देखें, वहां पर जब रहायशियों ने जब वो नहीं देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, फिर वो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बशीर सिद्दीकी साहब। ये कह रहे हैं 80 गज की जो लीज थी उसके डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए गए। ज़ाहिर जब बताया ही नहीं गया कि इजाफी लीज कैसे ली, तभी अदालत का हुक्म आया है। और जिस शख्स ने ये इमारत तामीर की थी वही शख्स पाबंद है कि लोगों को जो भी पेमेंट्स हैं वो दे और लोग उनसे पेमेंट्स लें। ज़ाहिर ये लोगों का कसूर नहीं है, जिसने इमारत बनाई है ये उस शख्स का कसूर है। इसी पर हम बात करेंगे। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब। जब इस तरह की इमारतें तामीर होती हैं जिनमें लीज़ के कुछ हिस्से का चक्कर होता है कि आधा लीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं आधे के नहीं हैं, तो उस सूरत में तरीक़ाकार क्या होता है? अगर पेमेंट्स नहीं मिलेंगी इन लोगों को तो ये लोग क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे KMC के भाई ने कहा कि 780 गज की लीज़ है, बाकी लैंड की लीज़ नहीं है। तो किस तरह इस बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ, किस तरह ये बिल्डिंग बनी? ये बिल्डिंग बनने में 5 साल लगे। क्या उस वक्त सारे इदारे सोए हुए थे या सारे इदारों के मुंह पे क्यों खामोशी थी? अगर ये ऐसा था, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जो 300 गज एक्स्ट्रा लैंड है वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उनको अलॉट की हुई है बिल्डर को, और 1957 में अलॉट की गई है।
1957 में बिल्डर का भी वजूद नहीं था और वहाँ पर जो मकीन था वो रहता था। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और KMC का केस चल रहा है पिछले 25 साल से। इस प्लॉट के लिए नहीं, टोटल एक्स्ट्रा लैंड पे केस चल रहा है जो कि सबजुडिस है। जहाँ तक आपने बात की कि लोगों को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि अगरचे मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि जिस तरह हमने बहरिया टाउन को 17,000 एकड़ की ज़मीन को पेनल्टी लेके रेगुलराइज कर दिया गया है, तो ये 300 गज अलॉटेड लैंड को भी हमें रेगुलराइज कर देना चाहिए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यू ये लिया था कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यहाँ पर भी है। अगरचे लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, नोटिस भी आ गए हैं, अब कोई गुंजाइश तो लगता है बचती नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर फ़र्ज़ करें इनको पैसे देने हैं, जो कि इनका राइट है रेसिडेंट्स का, सुप्रीम कोर्ट इतना तो टाइम दे सकता है कि 1 साल का टाइम दे इसको डिमोलिश करने के लिए, ताकि बिल्डर वो 5 साल पहले उसने पैसे लिए हैं, वो कहीं खर्च कर गया, कहीं लगा दिए ज़मीन में, कोई बैंक में या सेफ वॉल्ट में तो पैसे नहीं पड़े हुए। पैसे ये 50 फ्लैट हैं या 40 फ्लैट हैं, 2 करोड़ भी वैल्यू समझे, 2.5 करोड़ भी वैल्यू समझे, ज़ाहिर इतनी बड़ी रकम है, वो सही कह रहे हैं आप कि बिल्डर के लिए भी देना पॉसिबल नहीं होगा। यकीनन इसका कोई वे ऑफ होना चाहिए, लोगों के घर बड़ी मुश्किलों से बनते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पूरी सुप्रीम कोर्ट को आपकी तवज्जुह से मेरी अपील है कि कम से कम 1-1.5 साल का टाइम दें, ताकि वो बिल्डर वो पैसे अरेंज करे, ये लोगों को पैसे दे, ये अपना मुतबादिल सर छुपाने की जगह ढूंढे। ये वो लोग नहीं है कि जिनके पास 5-5 फ्लैट हैं, ये वो लोग नहीं है जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं। ये सुबह जाते हैं, कोई बैंक में प्रोफेशनल है, कोई CDC में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है, महीने की 28 तारीख को इनकी जो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और ये उससे अपना घर इज्जत से गुजारते हैं। बहुत मुश्किल काम है। और हसन बख्शी साहब, इसी सूरत हाल को देखते हुए एक और खबर है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, चाहे वो नस्ला टावर हो या कोई भी ऐसी रिहायशी इमारत जो गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई, उसको गिराने का हुक्म आ जाता है। लेकिन नाजरीन, लोगों के लिए आज के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। अपना घर बनाना इस महंगाई के दौर में एक ख्वाब सा बन के रह गया है, क्योंकि तामीराती शोबे की लागत में इजाफा हुआ। आपको मैं कुछ खबर दे रही हूँ, वो कुछ इस तरह से कि 1,12,000 रुपये जो फी टन बिकने वाला सरिया था, वो 1,85,000 रुपये में अब फरोख्त हो रहा है। 510 रुपये मिलने वाली सीमेंट की बोरी थी, अब उसकी कीमत हो गई है 700 रुपये है। ये कीमत बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें स्टील की कीमत, तो स्टील की कीमत में जनवरी में जो 1 टन सर की कीमत थी वो 45,000 थी, उसमें अब 50,000 रुपये तक का इजाफा हो गया है। जनवरी में तकरीबन 1,10,000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये तक दस्तियाब फी टन सरिया जो था वो अब 1,60,000 रुपये से तजावुज़ कर गया है। अब क्या होगा साहब, जब कीमतें इस तरह बढ़ रही हैं, सरिये की, सीमेंट की, हर चीज़ की, ज़ाहिर है जब एक आम आदमी जो अपनी जमा पूंजी, जो भी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उसके पास होती है, वो घर बनाने जाता है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप कोई भी शख्स जो कि एक सैलरीड पर्सन है, जिसकी आमदनी इतनी नहीं है, कैसे घर बनाएगा इन कीमतों के साथ? देखिए, ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये होशरुबा कीमतें बढ़ी हैं और इसके पीछे 3-4 अनासर हैं। एक तो पाकिस्तान रुपी जो है वो डीवैल्यू हुआ है, उसका एक असर आया है। इंटरनेशनल मार्केट में स्क्रैप की कीमत, सीमेंट के लिए कोल की कीमत बढ़ी है। इंटरनेशनल जो जहाज़ के किराए हैं कंटेनर के, वो 2-3 गुना बढ़ गए हैं। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्कीम है, इसकी वजह से पाकिस्तान भर में कंस्ट्रक्शन का काम सिवाय सिंध के भरपूर तरीके से चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। और एक बहुत बड़ा जो इसमें अंसर है कि प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर लिमिटेड हैं, उन्होंने कार्टेलाइजेशन किया है, वो मार्केट की इस सिचुएशन से बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की जो तमाम, ये सिर्फ आपने सीमेंट, स्टील, ब्लॉक, एल्युमिनियम, वायर, केबल, प्लास्टिक, दरवाजे, लकड़ी, मतलब हर चीज़ की कीमत में 30-40% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आम आदमी की तो बात नहीं करता, क्योंकि आम आदमी के लिए तो घर मेरे ख्याल में ख्वाब है। सही बात। एक दरमियाने तबके का आदमी जो है, जो एक रीजनेबल हमारे हिसाब से पाकिस्तान में तनख्वाह कमाता है, आज उसको भी, जिसकी फैमिली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए, फैमिली इनकम से मुराद अगर उस घर में 3 कमाने वाले हैं, 3 कमाने वालों की इनकम को जोड़ लिया जाए
तो 2 लाख रुपए कमाते हैं, उनके लिए भी घर तो मुश्किल, फ्लैट लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और बनने की लागत में कितनी कमी आई है? जो घर बन रहे थे उसमें कुछ कमी आई है, आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए हमारी सूरत ये है कि जिन लोगों ने 6,000 रुपये स्क्वायर फुट, 5,000 रुपये स्क्वायर फुट माल बेचा है, वो उनके काम आज प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए हैं। जो सरिये की गाड़ी फर्ज करें 100 टन सरिया 100 टन सरिया 1 करोड़ रुपए का आता था, आज 100 टन सरिया 2 करोड़ रुपए का आ रहा है। इतना फर्क हो गया है, डबल का फर्क। उनके काम स्टॉल हो गए हैं। मुमकिन नहीं है कि इन प्राइजेस में, वो जिन प्राइजेस में उन्होंने बेचा हुआ है वो उसमें बना सकें, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन बिकता है 4 साल फ्यूचर में, प्लॉट पे बुकिंग होती है और वो 3 से 4 साल बनाने को लगते हैं, और उसमें इन्फ्लेशन आदमी ने कैलकुलेट किया होता है। इन्फ्लेशन से इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, फ्लक्चुएट करती हैं प्राइजेस। बहुत शुक्रिया आपका हसन बख्शी साहब, सर बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के बस इस आखिरी कुछ जो वक्त रह गया है उसमें हम बात करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में जिस दराजिया केस था, आयशा अकरम केस, उसमें एक बहुत ही अहम वीडियो ऑडियो माफ़ कीजिएगा मंजर आम पर आ गई है, और वो मुबैना जो रिकॉर्डिंग है जिसमें रेम्बो और आयशा अकरम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रा मैं आपको सुनवाना भी चाहूँगी, जिसमें क्या कहा है उन दोनों ने, क्या बात की है, ज़रा सुनिएगा। और फिर हम ज़रा इस पर थोड़ी सी ये बात करेंगे कि अब ये केस जा किस तरफ रहा है। सुनो, हाँ बोलो। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है, और यहाँ पे आके एक दफ़ा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास, ठीक है, कानूनी सिक्योरिटी है। कल एक दफ़ा मनारे पाकिस्तान के अंदर कदम रखना बस, उसके बाद देखना कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा वर्थ और लोगों का प्यार, ये चीज़ तुम कल देखना। मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैंने 14 अगस्त से तो ये, और कल तू 2 बजे ड्यूटी से जब फ्री होगी ना, तो तुमने वो फ्रॉक पहननी है जो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ। वो 14 अगस्त की फ्रॉक नहीं है, मैंने 14 अगस्त का सूट ही कल पहनना। चलो 14 अगस्त का सूट पहन लो, मैंने भी ये उसी टाइप का कुछ पहनना है, और कल सिर्फ 4 बजे तू अंदर कदम रखना, ठीक है, आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम्हारी वैल्यू। मेरी वर्थ तुमने जितनी गिरा दी है ना, मुझे पता है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है बाकायदा प्लानिंग की गई है 14 अगस्त की, और ये जो रेम्बो है जिसको ये कहा गया है यही वो शख्स है जिसने पूरी प्लानिंग की। यही लगता है कि मास्टरमाइंड है, इसने ख़ास तौर पर प्लान करके आयशा अकरम को यहाँ बुलाया और ये सारा मामला हुआ। देखना ही होगा कि ये केस किस तरह आगे बढ़ता है, और वाकई ज़रा इसकी असलियत भी सामने आनी चाहिए। इसी नोट के साथ आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।